इस हफ्ते उत्तराखंड में रहेगी वीवीआईपी मूवमेंट। पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ आएंगे उत्तराखंड। तैयारी में जुटी सरकार। ईडी ने संजय सिंह के 3 करीबियों को सम्मन भेजा। आरोप, एक ने संजय के बदले पैसे लिए और एक को प्रॉफिट में हिस्सा हुआ ऑफर। 5 राज्यों को लेकर चुनाव आयोग की ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक और 5 नवंबर से 3 दिसंबर तक हो सकता है मतदान। 3 दिन बाद तारीखों का ऐलान संभव। जातीय गणना के डेटा पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका पर बिहार सरकार को नोटिस। कोर्ट ने जनवरी 2024 तक मांगा जवाब। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में मांगा जवाब। और सिक्किम में 7,000 लोग फंसे हैं। आईएएफ के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू जारी। 19 की मौत, सेना के 22 जवान समेत 103 लापता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। चुनावी घोषणाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमाया है केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार को। तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस जारी किया है और 6 माह पहले फ्री टैब मोबाइल बांटने पर भी ये नोटिस थमाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। तो लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार समेत मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार को भी नोटिस थमाया है और 4 हफ्ते में जवाब देना होगा केंद्र सरकार को। और साथ ही 6 महीने पहले किसी भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को बांटने में भी रोक लगाई है। इस लिहाज से भी एक नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थमाया गया है। और आपको बता दें, जल्द ही चुनाव तारीखों का ऐलान भी होना है, घोषणा भी होना है और इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस थमाया है। तो 4 हफ्तों का वक्त दिया है और इस 4 हफ्तों के वक्त में जवाब दाखिल करना होगा। चुनाव आयोग समेत केंद्र सरकार, राजस्थान सरकार को भी ये नोटिस थमाया गया है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को भी ये नोटिस थमाया गया है। तो चुनाव से ठीक पहले और 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। जवाब तलब करना होगा केंद्र सरकार की तरफ से और साथ ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही सुनिश्चित किया जाएगा। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। इस लिहाज से भी ये नोटिस थमाया गया है और साथ ही 6 महीने पूर्व किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टैब और मोबाइल प्रतिबंधित होंगे। इससे रिलेटेड भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये नोटिस थमाया गया है। सीधे रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। नहीं बनेगी, उसके लिए हमने बहुत से कठोर प्रावधान भी लिए हैं ताकि रजिस्ट्रियां वहां की बंद कर दी हैं। नया कोई बनाएगा उसको डेमोलिश भी करेंगे। नई कॉलोनी न बने बल्कि लोगों को जो प्लान्ड तरीके से मकान मिल जाए, रेजिडेंशियल मकान खास करके, वैसे इंडस्ट्रियल और कमर्शियल वो भी सब उसमें साथ जुड़ता ही है, लेकिन सबको मकान यथासंभव मिल जाए। इसके लिए आप लोगों ने ध्यान किया होगा कि हमने शहरी एरिया के लिए जो गरीब लोग हैं उनको प्लॉट अथवा फ्लैट देने की या जिसको चाहिए उसकी ऑप्शन मांग रहे हैं। अभी तक उस ऑप्शन के आधार पर लगभग 2 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। गरीब लोगों ने अभी एक एक फेज करके कर रहे हैं कि जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है और शहरी एरिया में उनको या तो प्लॉट चाहिए या फ्लैट चाहिए। प्लॉट 1 मरले का है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया रखी गई है
और फ्लैट जो है वो 450 स्क्वायर फीट का है, जिसकी कीमत 6 से 8 लाख डिपेंडिंग अपॉन द सिटी। कुछ शहरों में थोड़ा महंगा जाएगा, कुछ शहरों में थोड़ा सस्ता जाएगा, तो इस हिसाब से करेंगे। और व्यवस्था ये है कि जितना पैसा वो स्वयं अपने पास से इस वर्ष में जमा करा पाएंगे वो तो कैश जमा कराएंगे, शेष व्यवस्था बैंकों से लोन लेकर के भी उनको दी जाएगी। जितनी किस्त वो देना चाहते हैं वो 10 साल, 15 साल, 20 साल, अब मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स ये किस्तें भी फैसिलिटेट उनको की जाएंगी सस्ते ऋण पर। लेकिन फाइनल जो पॉलिसी है ये जब पोर्टल पर सब जानकारियां आ जाएंगी, कितने लोग किस शहर में उनको आवश्यकता है, फिर उसकी हमारे पास कहाँ कहाँ जमीन उपलब्ध है, तो पहले चरण में ये पॉलिसी सारी हम अगले महीने 1 नवंबर के आसपास ये बना करके दोबारा से फ्लोट करेंगे। जब फ्लोट करेंगे तो फाइनली बुकिंग उस समय कराएंगे। अभी केवल उनसे ऑप्शन ली जा रही है कि किन को ऐसे मकान चाहिए। अभी तक पिछले सालों में देखा है हमारे डिपार्टमेंट ऐसे गरीब लोगों के लिए मकान बना देते हैं, खास करके हाउसिंग बोर्ड के बहुत से ऐसे फ्लैट बने, पॉलिसी पहले दी नहीं, पहले बुकिंग नहीं हुई। हमने एक वर्ग तय करके कि उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको अलॉट करेंगे, और बहुत ऐसे सरकारी बहुत से प्रावधान ऐसे बने रहे कि 10-10 साल से भी वो फ्लैट बन के तैयार हो जाते हैं, उनको अलॉट नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है कि आज भी लगभग 9 से 10 हजार फ्लैट्स ऐसे हैं जो बन करके खड़े हैं और अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उनकी भी एक प्लानिंग बना करके, ताकि उनको जिस भी तरीके से लोग स्वीकार करना चाहेंगे उनको हम दे सकेंगे, ऐसे 10,000 फ्लैट वो भी देंगे। तो इस प्रकार की एक जानकारी आपको देनी थी। जो कॉलोनियां नियमित होंगी, इन सब नियमित कॉलोनियों के लिए हमने विकास कार्यों के लिए सरकार ने 3,000 करोड़ रुपया अलग से इसको विकास के नाते से रखा है। वहाँ गलियां हैं, नालियां हैं, अथवा पानी की व्यवस्था है, या फिर पावर की, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है, ऐसे सब मिलाकर के 3,000 करोड़ रुपया विकास के लिए, जो लगभग 60 लाख रुपया प्रति एकड़ बनता है। क्योंकि सब एरिया जो अभी कॉलोनीज हैं, इन सब एरिया को मिलाकर के 5,000 एकड़ का एक क्षेत्र है जिसको विकसित किया जाएगा। बाकी प्रोसेस पहले से बताई है, उसी प्रोसेस के अंतर्गत जो पहले हमने की थी उसी हिसाब से ये हमने कॉलोनी जो है वो नियमित की है। कॉलोनी को नियमित कराने के लिए जो पहले प्रावधान हमें किए थे, उसके अंदर एक पिछली बार मैंने बताया था, छूट दी थी। पहले हमने RWA का एक प्रावधान रखा था कि रजिस्टर्ड RWA उस कॉलोनी की वो अप्लाई करें, लेकिन अनियमित कॉलोनी है, उसकी कोई RWA वगैरह थी नहीं। तो बाद में हमने निर्णय लिया था कि उस कॉलोनी के कोई 5 लोग मिल करके और उसमें अप्लाई कर दें। नियमित होने के बाद फिर उस RWA को विधिवत वहां रजिस्टर करा लेंगे, तो उस कॉलोनी में समाधान जो है इनका किया जा सकता है। इन सब कॉलोनियों में क्योंकि पहले से प्लान्ड नहीं है, तो सामान्यतया तो ऐसी आवासीय कॉलोनियों में वाणिज्यिक एरिया, कमर्शियल एरिया 4% तक रखा जाता है। लेकिन वहां जो कि पहले बन चुकी हैं, इसलिए उस सीमा को हमने हटाया है। उसमें जो भी बना हुआ है उसमें 4% से अधिक भी हो सकता है। लेकिन विशेष तौर पर वहां अगर मॉल बने हैं, मल्टीप्लेक्स बने हैं, होटल बने हैं, बैंक्वेट हॉल बने हैं, तो उसके विशेष प्रावधान बने हुए हैं। उन प्रावधानों के हिसाब से उसका शुल्क लेकर के उनको भी नियमित कर दिया जाएगा। इसी के साथ जो संपत्ति कर है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर, जो भी उसको कहें, वर्तमान वर्ष में हमने इसको एक 15% छूट के साथ और लागू किया हुआ था, जिसका हमने उसको शायद 31 अक्टूबर तक 15 नवंबर तक इस वर्ष का वो बढ़ा दिया था। ये तो पहले से जानकारी हो गई है। एक जानकारी आज मैं और जो आपके साथ साझा कर रहा हूं कि बहुत लोगों के पिछले एरियर्स पड़े हैं, और एरियर्स में भी जब से हमने प्रॉपर्टी आईडी बनानी शुरू की है, तो उस प्रॉपर्टी आईडी के बनने के बाद सारी चीजें रेगुलराइज हो रही हैं। चलो, तो सीएम मनोहर लाल को आप सुन पा रहे थे, जो कई अनियमित कॉलोनियों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे और विकास का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे। बढ़ते हैं आगे, सीधे कांकेर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रियंका गांधी वाड्रा का विरोध प्रदर्शन जारी है। काले झंडे दिखाकर प्रियंका गांधी का प्रदर्शन पंचायती राज महासम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंची हुई थी। घड़ी चौक के पास
काले झंडे दिखाए गए। कृषि विश्वविद्यालय पंखाजुर का नाम बदले जाने पर यह नाराजगी है, क्योंकि नाम बदले जाने का जिक्र और इसी को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदिरा गांधी के नाम से रखे जाने को लेकर यह प्रदर्शन। फिलहाल प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कांकेर के हम सम्मान करते हैं। प्रियंका गांधी की वार्ता क्या है? क्या चीज है उसका बताइए प्रोटोकॉल मेरे को। नहीं, सीएम साहब का प्रोटोकॉल का हम सम्मान करते हैं। ये बाड्रा क्या है? आप बाड्रा के पुलिस हो क्या? बताइए आप मेरे को। तो फिलहाल काले झंडे दिखाकर जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और नाराजगी प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ देखने को मिल रही है। सुनिए जरा। बताइए प्रोटोकॉल मेरे को। तो सीएम के प्रति सम्मान, हालांकि आपको बता दें छत्तीसगढ़ के कांकेर भूपेश बघेल पंचायती राज महासम्मेलन में शिरकत करने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी पहुंची हुई थी और इस बीच घड़ी चौक के पास काले झंडे दिखाकर कुछ स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। कृषि विश्वविद्यालय पंखाजुर का नाम बदले जाने पर यह नाराजगी है जो वजह निकलकर सामने आई है, क्योंकि नाम बदले जाने का जिक्र और इसी को लेकर यह नाराजगी जताई गई है। तो काले झंडे इस बीच दिखाए गए। इंदिरा गांधी के नाम पर है और इसका नाम बदले जाने को लेकर यह नाराजगी। पुलिस ने हालांकि सभी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, समझाने का भी प्रयास किया। कांकेर के घड़ी चौक का यह मामला सामने आ रहा है, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में जातिगत जनगणना के सर्वे के डेटा पर रोक की मांग उठाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे पर जो डेटा है उसे रोक लगाई जाए उसमें, और इसी को लेकर अब इनकार किया गया है। हम किसी भी राज्य के काम पर रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर बिहार सरकार से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में अगले साल जनवरी माह में सुनवाई होगी। तो फिलहाल सुनवाई 2024 में। हम किसी भी राज्य के काम पर रोक नहीं लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है और जवाब भी मांगा है। तो बिहार सरकार से जवाब तलब किया गया है और एक लंबा वक्त है। सुप्रीम कोर्ट में अगले साल जनवरी माह में, यानी कि 2024 जनवरी माह में जवाब तलब करना होगा। तो बिहार सरकार को जवाब देना होगा। तो जातिगत जनगणना के आंकड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आरबी लाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आरबी लाल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। तो फिलहाल राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो धर्म परिवर्तन से जुड़ा हुआ ये मामला सामने आ रहा था, जिसको लेकर गिरफ्तारी, हालांकि अब गिरफ्तारी पर रोक लगती हुई नजर आ रही है। आरबी लाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। आरबी लाल की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। दिल्ली से अहम खबर, बिहार में जातिगत जनगणना के सर्वे के डेटा पर रोक की मांग उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट का सर्वे
के डेटा पर रोक लगाने से इनकार और इसी को लेकर रोक नहीं लगा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र भी किया है और बिहार सरकार से जवाब मांगा है। जनवरी 2024 तक जवाब देना होगा। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का कल दिल्ली दौरा है। राज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल होंगे। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवस और राज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। तो राज्याभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सीएम मनोहर लाल का कल दिल्ली दौरा है और इस राज्याभिषेक में भी शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। राज्याभिषेक दिवस समारोह में शामिल होंगे। तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का राज्याभिषेक दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। दिल्ली से अहम खबर आपको बता रहे हैं। सीएम मनोहर लाल का कल दिल्ली दौरा और इस कार्यक्रम में भी हिस्सेदारी होगी। राज्याभिषेक दिवस समारोह में भी शिरकत करेंगे। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का कल उत्तराखंड दौरा है। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक में शामिल होंगे। कल सुबह करीब 11 बजे नगर में ये बैठक आयोजित की गई है। 49वां अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस कार्यक्रम रखा गया है और कल 4 बजे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो इसमें शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे कल सुबह करीब 11 बजे। रुक करते हैं अगली खबर का। आगरा से अहम खबर आपको बता रहे हैं। रामलीला मंचन में नशेबाज सिपाही नशे की हालत में मंच पर पहुंचा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही जो है वो टल्ली नजर आया। खंडेलवाल सिपाही की हरकत पर जो स्थानीय विधायक हैं वो भी भड़के। नशेबाज सिपाही की क्लास ली गई। नशे में धुत सिपाही का वीडियो अब वायरल हो रहा है। सिपाही की हरकत से शर्मसार हुई खाकी। तो एक और करतूत सामने आ रही है। वर्दीधारी के इलाके के रामलीला मैदान का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नशे में धुत ये सिपाही मंच में पहुंच गया। थाना रकाबगंज इलाके के रामलीला मैदान का ये मामला बताया जा रहा है। आगरा से ये अहम खबर सामने आ रही है। नशे की हालत में मंच पर पहुंचा सिपाही। रामलीला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस का ये सिपाही मंच में नशे की हालत में पहुंचा हुआ था। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल सिपाही को फटकार भी लगाई, नाराजगी भी जाहिर की। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का अब वीडियो भी सामने आ रहा है। बढ़ते आगे, मेरठ से खबर सामने आ रही है। युवकों के 2 गुटों के बीच सड़क पर मारपीट हुई है। 1 दर्जन से अधिक युवकों में लात घूंसे चले। आपसी कहासुनी के चलते ये युवक आपस में भिड़ते नजर आए। युवकों के गुटों में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने मौके से कई युवकों को हिरासत में लिया है। थाना कंकरखेड़ा के फिटनेस जिम के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर युवकों के 2 गुट आमने सामने आ गए। जमकर मारपीट हुई। तो इस घटना का वीडियो भी सामने आ रहा है, जो कि अब वायरल हो रहा है।
पुलिस ने मौके से कई युवकों को हिरासत में भी लिया है, तो प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जा रही है। थाना कंकरखेड़ा के फिटनेस जिम के बाहर का ये मामला बताया जा रहा है। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, दो गुट हैं आमने सामने भिड़ते हुए, एक दूसरे को मारते पीटते हुए नजर आ रहे हैं। लात घूसों से एक दूसरे को पटकनी देते हुए तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और करीब 1 दर्जन से अधिक युवक यहां पर शामिल रहे। हालांकि कुछ युवकों को इस बीच पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। ये जिम सेंटर के बाहर का ये मामला है। किसी बातचीत को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। और इसी बीच आगरा से अहम खबर आपको बता दें कि नशे में धुत एक सिपाही रामलीला के मंच में पहुंच गया। हालांकि इसको देखते हुए विधायक जी ने फटकार भी लगाई और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। एक बार फिर से जो वर्दी है वो दागदार होती हुई नजर आ रही है। एक और करतूत वर्दीधारियों की सामने आ रही है सिपाही कि वो भी नशे की हालत में रामलीला का मंचन हो रहा था और स्टेज पर जा पहुंचा ये शख्स। हालांकि दूसरा सिपाही उसको पकड़कर लाता है, लेकिन इसके बावजूद ये तस्वीर अब सामने आ रही है। दरअसल इस कार्यक्रम में, इस रामलीला के इस मंचन कार्यक्रम में विधायक जी भी पहुंचे हुए थे। थाना रकाबगंज इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर रामलीला का आयोजन किया गया था, कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और इसी मंचन के दौरान ये नशेबाज सिपाही मंच में जा पहुंचता है और इसी बात को लेकर जो विधायक इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे उन्होंने फटकार भी लगाई, नाराजगी भी जाहिर की। तो यूपी पुलिस की एक और करतूत सामने आ रही है, एक और तस्वीर सामने आ रही है। तो लोगों की नाराजगी भी इस वक्त देखने को मिली। रामलीला के मंचन के दौरान की ये तस्वीर है, जब स्टेज में ये जनाब नशे में धुत होकर पहुंच जाते हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। बस्ती से खबर सामने आ रही है। दिल्ली में पत्रकारों की घटना को लेकर मुखर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया गया है। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के प्रधान संपादकों के घर पर छापेमारी की गई थी। कई लोगों के घर पर यह छापेमारी की गई और इसी को लेकर अब विरोध जताया गया है, नाराजगी जताई गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई को रोकने की भी मांग रखी है। तो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का आरोप, दरअसल आपको बता दें कि अभी लगातार ईडी की जो छापेमारी है वो कई पत्रकारों के यहां भी की गई और इस बात की नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और कार्यकर्ताओं ने और कई पत्रकारों ने मिलकर एक डीएम को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया गया। न्यूज वेबसाइट न्यूज क्लिक के प्रधान संपादकों के घर छापेमारी की गई। इस बात का जिक्र सरकारी एजेंसियों के माध्यम से परेशान करने का आरोप लगाया है, क्योंकि लगातार सीबीआई और ईडी की कार्यशैली को लेकर, स्पेशली ईडी की कार्यशैली को लेकर सवालिया निशान लगता रहा है और एक बार फिर से विपक्ष ने इससे संबंधित एक ज्ञापन सौंपा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक बार फिर सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जहां जबरन शादी को लेकर लड़की के घर पर तोड़फोड़ की गई और लड़की को जान से मारने की धमकी दी गई। घर में घुसकर लड़की के पिता पर हमला किया गया, घर में तोड़फोड़ की गई और घर में आग लगाने की कोशिश की गई, जिससे घर में रखा हुआ कुछ सामान भी जल गया। आपको बता दें कि फिलहाल आरोपी जो है वो मौके से फरार है। 15 वर्षीय लड़की सदमे में है। जबरन शादी करने का ये मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की खोजबीन शुरू कर दी है। मेरे घर में आया, वो कह रहा तू शादी करेगी, तो मैंने बोला नहीं, मैं 8 साल तक नहीं करूँगी, मैं शादी, मुझे अभी करियर बनाना है। और उसके साथ में जिस दोस्त भाई मतलब जिसको लेके आया था ना, वो बोलने लगी ठीक है तुम समझदार हो, कोई बात नहीं। और फिर उधर से उसकी माँ भी कह रही है कि तुम्हारी लड़की कितनी घमंडी, तो मुझे शादी नहीं करनी तो मैं क्यों करूँ। उसके बाद में ज़बरदस्ती करने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा, तुम्हें ये कर दूँगा वो कर दूँगा, तब तक तुम बच्चोगी। फिर पकड़ के खींचने लगा। उतने में मेरी मम्मी और फिर आई तो उन लोगों को मारने लगा हुआ। उसी बच्चा में उसको भी चोट लगी और हमने भी मार दिया उसको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़ा अंतर्गत एसडीएम और तहसील कार्यालय परिसर में बेमतरा में साफ सफाई अभियान सुरुचि सिंह एसडीएम बेमतरा के नेतृत्व में किया गया और तहसील कार्यालय परिसर में स्थापित वर्षा मापी यंत्र के आसपास उगे घास फूस को साफ किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद बेमतरा का सहयोग रहा और नगर पालिका परिषद बेमतरा के स्वच्छता वाहन में कचरे को भरकर अनियंत्र डंप किया गया। इस स्वच्छता अभियान में एसडीएम सुरुचि सिंह, परमानंद बंजारे, तहसीलदार बेमतरा सहित राजस्व विभाग की टीम उपस्थित होकर स्वच्छता कार्य में भागीदारी बनी। बढ़ते आगे, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी मोर्चेबंदी करने में पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस का अभी भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के भाजपाई नेताओं ने एक साथ एकजुट होकर प्रदेश की मौजूदा सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव की भी अंदर खाने से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कांगड़ा में बीजेपी के 4 वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता कर एक साथ मोर्चेबंदी करते हुए कांग्रेस सरकार पर सियासी हमला किया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विपिन सिंह परमार ने कहा है कि प्रदेश के बिगड़े हालात के बीच कहीं लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी न करनी पड़ जाए। परमार ने यह भी कहा कि 1800 कोविड वॉरियर नौकरी से हटा दिए गए और वो सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत कर्मचारी और एसएमसी शिक्षक हड़ताल पर हैं, जलवाहक मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। मिशन ये सरकार कर रही। हमारी सरकार थी, मैं मंत्री था, भाई विक्रम ठाकुर जी मंत्री थे, बहन सरवीन चौधरी जी मंत्री थी, विपिन परमार जी आदरणीय प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे। आज क्या है, एक विभाग एग्रीकल्चर और वेटनरी साइंसेस, सबसे बड़ा जिला कांगड़ा, सारा कंसंट्रेशन ऑफ पावर शिमला में, 5-5 कैबिनेट मंत्री वहां से, 6-6 मंत्री वहां से। और कांगड़ा के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन आप कर रहे हैं और जिस तरीके से विक्रम जी ने बात रखी, आज क्रशर का रेट कहां चला गया। आज क्या गरीब आदमी एक घर भी डाल सकता है, एक लेटर डाल सकता है। और जो प्रोजेक्ट हम लेकर आए थे, फॉरेस्ट क्लियरेंस आए हुए आज 4 महीने से ऊपर हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके अंदर एक शेयर आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है जो लगभग 30 करोड़ के करीब आएगा। 4 महीने से वो फाइल कहाँ है, वो पैसा क्यों नहीं डिपॉजिट हुआ। वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में आप तो 5 साल लगातार जो बयानबाजी करते रहे, आज उसके ऊपर आप इनिशिएट क्यों नहीं कर रहे।
चलिए, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। बढ़ते आगे खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने जिला कुरुक्षेत्र के सभी ऑटो रिक्शा चालकों और अपने ऑटो रिक्शा पर स्टिकर का विशेष नंबर लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत ही पुलिस विभाग द्वारा 4 अंक का विशेष नंबर दिया गया है, जिसमें ऑटो चालक और संचालक की पूर्ण जानकारी होगी। डाटा डायल 112 के साथ भी साझा किया जाएगा, ताकि ऑटो में कोई अपराध हो तो उसकी तुरंत पुलिस को शिकायत दी जा सके। स्टिकर पर 4 अंकों का यूनिक कोड भी होगा। यूनिक कोड रखा गया है, जो हर ऑटो का अलग नंबर होगा। स्टिकर में ऑटो पर रजिस्ट्रेशन नंबर, चालक का नाम, फोटो भी होगा। उन्होंने बताया कि हर ऑटो पर 3 स्टिकर लगाए जा रहे हैं और 1 स्टिकर आगे, 1 पीछे और 1 स्टिकर ऑटो के अंदर होगा। डीजीपी साहब हरियाणा के दिशा निर्देशानुसार वर्दी एसपी साहब कुरुक्षेत्र की निगरानी में जो ऑटो हैं कुरुक्षेत्र जिला के जितने भी हैं, इनको सभी को एक स्टिकर लगाकर पूरा वेरीफाई करके ये स्टिकर लगाया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक घटना को रोका जा सके। जैसे महिला से संबंधित अपराध होते हैं और जो भी पैसेंजर है अगर ऑटो में बैठता है तो वो अंदर से ही ऑटो का नंबर और ड्राइवर का नंबर स्कैन करके डायल 112 पे कॉल कर सकता है। इसमें डायल 112 नंबर भी लिखा गया है और चालक का मोबाइल नंबर भी लिखा गया और व्हीकल का जो है जिसमें वो सफ़र कर रहे हैं यात्री, तो उसका नंबर भी ऑटो के अंदर भी है और आगे फ्रंट में और बैक साइड में भी है। किसी भी प्रकार का घटना है उसको ऊपर अंकुश लगाया जा सके, इसको देखते हुए ताकि सभी ऑटो चालक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रॉपर हों और प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के बाद ही जो है ये स्टिकर इनको लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे रुख करते हैं अगली खबर का। फरीदाबाद के तिलपत इलाके में घर की 3री मंजिल के ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई वोल्टेज बिजली के तार की चपेट में आने से 11 वर्ष की मासूम जो बच्चा है वो झुलस गया, जिसे आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार इस प्रकार के जानलेवा हाईटेंशन वायर को रिहायशी इलाकों से हटाने की घोषणा कर चुकी है, लेकिन घोषणा को कई साल बीत चुके हैं। बावजूद इसके आज भी रिहायशी इलाकों में हाईटेंशन जानलेवा तार के नीचे लोग रहने को मजबूर हैं, जिसके चलते आए दिन इस प्रकार के हादसे देखने को मिलते हैं। करंट लग गया है। कैसे? लाइन से। कहाँ पर रहते हो? ये रहते तिलपत। तो 3री मंजिल पे था ये? हाँ, 3री मंजिल पे था ये। 3री मंजिल पे कौन में लास्ट में मकान था। ऊपर से हाई टेंशन जा रही है? हाँ, ऊपर से हाई टेंशन एकदम बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा। मकान से। मकान भी थोड़ा पलट गया। और मकान मालिक ऐसा है बिल्कुल छटाया के बनाया है मकान, इतना लालची है। तो वो तो जगह भी ठीक नहीं है। तो ये जो ट्यूशन से आया था उस समय? ट्यूशन से आया था? ट्यूशन से पढ़ के आया था, 3 बजे ट्यूशन से पढ़ के आया था। तो एक मुझे कह रहा मैं खेलने जा रहा हूँ, मैंने कहा क्या जा रहा है, ऊपर करने लगी घर में। धमाका हो गया जोर से। और इसी बीच बुलंदशहर से बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज क्लिक के मामले को लेकर अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की तस्वीरें, कांग्रेसियों का हल्ला बोल। कांग्रेसियों ने कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया है। तो बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया कांग्रेसियों ने ईडी और सीबीआई अवैध कार्रवाई पर रोक की मांग लगाई है कि इन सरकारी एजेंसियों का गलत तरीके से यूज किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों छापेमारी की गई, इस न्यूज क्लिक के मामले को लेकर कांग्रेसी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। तो कार्रवाई को बताया है लोकतंत्र पर हमला। जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की कार्रवाई सामने आ रही है, इसको लेकर कांग्रेस की नाराजगी। बुलंदशहर से आपको खबर बता रहे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर ये प्रदर्शन किया है कांग्रेसियों ने। ईडी और सीबीआई अवैध कार्रवाई पर रोक की मांग उठाई है। बुलंदशहर से अहम खबर, न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर ये कांग्रेसियों की नाराजगी सामने आ रही है और इसी को लेकर
कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। तो कई पत्रकारों के यहां जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की और इस छापेमारी को देखते हुए अब कांग्रेस इस बात का विरोध कर रहे हैं, नाराजगी जता रहे हैं और ऐसी सरकारी एजेंसियों की छापेमारी जिस तरीके से की जा रही है उस पर रोक लगाई जानी चाहिए, कार्रवाई की मांग। बुलंदशहर से अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईडी और सीबीआई की अवैध कार्रवाई पर रोक की मांग की है कांग्रेसियों ने। न्यूज क्लिक के पत्रकारों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर ये नाराजगी और इससे संबंधित अब हल्ला बोल की ये तस्वीर सामने आ रही है। तो कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और लोकतंत्र पर हमला बताया है। बढ़ते आगे, इन दिनों विधानसभा चुनाव की सरगर्मी सबसे ज्यादा इंदौर की विधानसभा क्रमांक 1 में देखने को मिल रही है। इंदौर विधानसभा क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय लगातार बूथ जाकर सभाएं ले रहे हैं और मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। इसीलिए इसी सिलसिले में कैलाश विजयवर्गीय लगातार अलग अलग बयान देकर सुर्खियों में बने हुए हैं। कैलाश विजयवर्गीय कभी अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं तो कभी क्षेत्र के मतदाताओं को अपने चुनाव लड़ने के अलग अलग कारण देते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय कहीं दावे भी कर रहे हैं। उन्होंने हालिया बयान में अपने बूथ कार्यकर्ताओं और अध्यक्षों को कहा है कि यदि उनके बूथ से कांग्रेस को वोट नहीं मिलते हैं तो उस बूथ को वो 51,000 का इनाम देंगे। आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कांग्रेस को इस वार्ड से एक भी वोट नहीं जाए। मैंने घोषणा की है, जिस पोलिंग बूथ पे एक भी वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा उस बूथ के अध्यक्ष को 51,000 रुपए दूंगा मैं। 51,000, एक भी वोट नहीं मिलेगा तो आप सब प्रयास करिए कि यहाँ से कांग्रेस को वोट नहीं मिले, क्योंकि कांग्रेस ने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। मैं बढ़ते आगे, लालकुआं रेलवे स्टेशन में पिटलाइन के समीप स्थित कंप्रेसर रूम में लगी आग अनियंत्रित बने शोपीस आनन फानन में। हालांकि रेलकर्मी और आरपीएफ जीआरपी ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में लाखों रुपए के रेल संपत्ति के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं सौभाग्य से उस वक्त अग्निकांड स्थल से 10 मीटर की दूरी में खड़ी पेट्रोलियम पदार्थ वाली रेलगाड़ी तक आग नहीं पहुंच सकी, नहीं तो यह हादसा बड़ा हो सकता था। लालकुआं रेलवे स्टेशन के पिट लाइन के समीप स्थित कंप्रेसर रूम में ये अचानक तेज आग लगी, लपटें निकलने लगी, जिसे देखकर रेलकर्मियों में हड़कंप मच गया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद जो रेलकर्मी हैं वो आनन फानन में वहां पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लाइट मार रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम योगी ने ट्रांस कून 2023 का शुभारंभ किया है। होटल ब्लॉक क्लार्क में आईएसबीटीआई और केजीएमयू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में 25 करोड़ लोग रहते हैं। पुरस्कार लोगों को प्रेरणा प्रदान करेगा और कॉन्फ्रेंस मील का पत्थर साबित होगा। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना लक्ष्य है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना जरूरी है। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। 25 करोड़ की आबादी आज के दिन पर उत्तर प्रदेश में निवास कर रही है और 25 करोड़ की इस आबादी के लिए स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ नया हो रहा है,
उनको प्रदेश के अंदर लाने का एक प्रयास करना, जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, वहीं विभिन्न धर्मार्थ संगठनों के द्वारा, सामाजिक संगठनों के द्वारा और इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने में सहायता प्रदान करती है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट लगने से आखिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, एक ब्लड से अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट निकाल करके उसके माध्यम से नहीं लोगों की जान को बचाने में या उनके लिए उसे सहायक बनाने में उसने मदद की। लेकिन जिन लोगों ने उस टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाया या जिन लोगों ने उस तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं किया, वे आज भी होल ब्लड पर ही निर्भर होकर के वहां की व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर में गुरुवार रात 2 जगह शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। पहली आग नौबस्ता संजय नगर के कपड़ा गोदाम में लगी और दूसरी चकेरिया हिरवा स्थित ई बसों के चार्जिंग डिपो में लगी। आग की चपेट में आ जाने से कपड़ा गोदाम पूरी तरह से जलकर राख हो गया। एहतियातन आसपास का पूरा इलाका खाली कराया गया। शॉर्ट सर्किट से एक बस में आग लगने के बाद बगल में खड़ी 3 बसें भी उसकी जद में आ गई। देखते ही देखते चंद मिनट में बसों में सिर्फ ढांचा बचा और पूरी तरह से जलकर राख हो गई। बढ़ते आगे, अमरोहा के गजरौला में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने धरना प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी गठबंधन से बौखला गई है, जिसकी वजह से ईडी और सीबीआई का सहारा ले रही है। आपको बता दें कि गजरौला नगर पालिका के क्षेत्र सुमेरपुर मोड़ पर मोहम्मद आदिल के निवास स्थान के सामने उत्तर प्रदेश प्रभारी सांसद संजय सिंह को ईडी जांच एजेंसी द्वारा बिना नोटिस दिए फर्जी जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने के संबंध में जोरदार विरोध प्रदर्शन कर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संजय सिंह की रिहाई की मांग की गई और जिला अध्यक्ष रूपचंद्र चौहान के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी रोहिलखंड प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य अमर सिंह खागी, कविता कांत, कुशल चौधरी, जावेद खान, वकील अहमद, ये तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आदरणीय श्रीमान संजय सिंह उत्तर प्रदेश प्रभारी आम आदमी पार्टी के यहाँ जो शराब घोटाले की फर्जी जांच कराई गई है ईडी के माध्यम से, जो मोदी सरकार घबराई हुई है पूरी तरीके से कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन पूरे भारतवर्ष में कर रही है। इससे बौखला कर आम आदमी पार्टी के जो हमारे सांसद संजय सिंह उत्तर प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश में बहुत संगठन को मजबूती के साथ और हमारे अब इस समय हम गजरौला में अपने संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारियों को लेकर के उनकी रिहाई के लिए उस परमपिता परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं कि इनको इस मोदी सरकार को सद्बुद्धि दे परमात्मा और हमारे संजय भैया जल्दी से जल्दी रिहाई हो जाए। खबर कन्नौज से है, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पूर्व सपा विधायक अनिल दोहरे को श्रद्धांजलि देकर परिजनों से मुलाकात की। वहीं परिजनों को ढांढस भी बंधाया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हमने एक ईमानदार नेता खोया है और इसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष के यहां हो रही छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि इस विषय पर कोई बड़ा ये विषय नहीं है, जांच होनी चाहिए, छापे पड़े हैं और आम बात यह है कि आज हमने पार्टी के नेता को खोया है, ये दुख की घड़ी है। यहाँ से विधायक रहे अनिल दोहरे आज हमारे बीच नहीं है। हालांकि पुराना राजनीतिक परिवार रहा,
उनके पिताजी से लेकर के वो खुद और परिवार के सभी सदस्य लगातार सेवा में लगे रहे जनता के। कन्नौज की जनता के बीच में सुख दुख में लगातार बने रहे। समाजवादी पार्टी ने एक बहुत ही जिम्मेदार, निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता और नेता खोया है। इसकी भरपाई होना मुश्किल है। इस समय पे हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को हिम्मत मिले। रुक करते हैं अगली खबर का। रायबरेली में प्यार में पागल एक नाबालिग किशोरी ने अपनी ही मां को चाय में जहर दे दिया। जहरीली चाय पीने से मां की हालत बिगड़ गई। मां को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्यार में अंधी हुई कलयुगी बेटी ने यह कदम उठाया। प्रेम प्रसंग के चलते बाधा मान रही थी और मामला डेह थाने इलाके के पूरे दीना के पुरवा गाँव का बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाली पुत्ती यादव की 16 वर्षीय बेटी का गांव निवासी युवक से प्रेम संबंध चल रहा था और बेटी पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। इसके चलते युवती को अपनी मां ही दुश्मन लगने लगी, जिसके चलते ये कदम उठाया। हमारी वाइफ को जो है हिमांशु ने दवा दिया, मैं लड़की के नाजायज संबंध में हमारा पहले के उनका लड़ाई झगड़ा चलता था। तो कई बार उनको समझौता किया मेरे प्रधान जी से और डी थाने में भी लेके बंद हुए। उसके बाद समझ नहीं रहा, मैं क्या जबरदस्ती उन्हें घेरते भी हैं और दबाव न देते हैं। ये हिमांशु कौन है, कहाँ रहता है? पूरे दिन रहता ओम प्रकाश की लड़का है। तो पुलिस में इसकी शिकायत किया आपने? हाँ, पहली बार करे थे, हम कई लेट थे। उसके बाद ये पैसा ले दे के रफा दे के चले आए। आज क्या घटना हुई है? आज घटना ये हुई थी कि हम यहाँ राजली पंकज तस्मे वाले के यहाँ काम करते, यहाँ सबको फोन मिला था। वहाँ से हम गए थे, वहाँ पे ये जहर खाए थी। उन्होंने बताया कि बिटिया ने जहर वहाँ से किसी ने लेके दिया। इनने दिया, हिमांशु ने, पता लगा। काहे में दिया था? चाय में। चाय में ऊपर से नीचे दवा के ऊपर चाय। ये हमारे पास संगीता नाम की युवती, जिनकी उम्र तकरीबन 35 वर्ष है, परिजनों द्वारा लेके आया गया था और बताया जा रहा है कि चाय में कोई विषाक्त पदार्थ इनको दिया गया था, जिससे इनकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई है। भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। एटा से बड़ी खबर आपको बता दें, अहम खबर एटा से सामने आ रही है। अभियान के तहत गांजा तस्कर भी हत्थे चढ़ा है। तो फिलहाल पुलिस के हत्थे चढ़ा ये गांजा तस्कर। पुलिस को गांजा तस्कर की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर यह गिरफ्तारी की गई है। एसआई ने रंगे हाथों इस तस्कर को धर दबोचा। ग्वालियरगंज के केलठा चौराहे से गांजा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। एटा में पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो फिलहाल गिरफ्तारी 19 किलो गांजे के साथ इस गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। एसएसपी के निर्देश में माफिया के खिलाफ ये अभियान चलाया गया था और इसी अभियान के तहत ये गिरफ्तारी की गई है गांजा तस्कर। इस अभियान के तहत पुलिस के हत्थे चढ़ा। 19 किलो गांजा के साथ इस तस्कर की गिरफ्तारी की गई। रुक करते हैं अगली खबर का। ग्लोबल इवेंट की ओर से जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल के मंच पर 9 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:30 बजे रंग तरंग जंक्शन कार्यक्रम के तहत हास्य कवि सम्मेलन व राजस्थान के विख्यात साहित्यकार कवि विश्वनाथ शर्मा की पुस्तक गणेशाय विमोचन का आयोजन किया जाएगा और विश्व विख्यात भजन गायिका अंजलि द्विवेदी के नए गीत संग्रह राम को लाने बाला ही राम का देश चलाएगा का भी विमोचन होगा। और इस अवसर पर विश्व विख्यात राजस्थान की मरु कोकिला स्वर सीमा मिश्रा सहित देश प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जाने माने लोग विशिष्ट
अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ग्लोबल इवेंट के डायरेक्टर्स मेघा शर्मा और प्रताप सिंह राठौर ने रंग तरंग जंक्शन हास्य कवि सम्मेलन की घोषणा की है। कवि सम्मेलन में राष्ट्र कवि अरुण जैमिनी, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, विश्वनाथ शर्मा, चिराग जैन, डॉक्टर सुनरूपा विशाल और हास्य रस से परिपूर्ण कविताएं पेश करेंगे। कवि सम्मेलन में शीर्ष राजनेताओं के साथ प्रदेश सरकार के आला अधिकारी और उद्योगपति भी शामिल होंगे। बढ़ते आगे, रोहतक के टैगोर सभागार में 8 अक्टूबर को प्रस्तावित ब्राह्मण सम्मेलन का निमंत्रण देने रोहतक पहुंचे विधायक कुलदीप वत्स का जो कांग्रेस भवन में जबरदस्त अभिनंदन हुआ। उन्होंने बीजेपी सरकार पर ब्राह्मणों के हकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वत्स ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने ब्राह्मणों को लेकर तरह तरह के विवादित बयान दिए, उनकी उपेक्षा की है और इसीलिए वो सड़क से सदन तक पहले भी लड़ते रहे हैं और ये मान सम्मान की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। कुलदीप वत्स ने कहा कि ब्राह्मण समाज संगठित होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़ा हो और सरकार में ब्राह्मणों के हकों के लिए वो कोई कमी नहीं रहने देंगे। बादले के विधायक कुलदीप वत्स आज शाम ब्राह्मण सम्मेलन का नेता कांग्रेस भवन पहुंचे और कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा और कांग्रेस डेलीगेट मोनू शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अग्रणी जो नेता हैं वो आगमन पर उनका अभिनंदन किया गया। पंजाब की गवर्नमेंट देगी। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।